ओके लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते अपन सेशन। क्या डिस्कस कर रहे थे अपन? जो कल का सेशन हुआ था जावा का, आई थिंक अपना डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज वेरिएबल्स, जहां पे अपन कैटेगरी सेकंड के वेरिएबल के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। और अपन ने बात की थी एक्चुअली कि पोजीशन और बिहेवियर के बीच, बिहेवियर के बिहाफ पे कैटेगरी 2 में तीन तरीके के वेरिएबल होते हैं। कौन कौन से? इंस्टेंस, स्टैटिक एंड देन लोकल वेरिएबल, राइट। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ अपन देख रहे थे, दैट इज इंस्टेंस और स्टैटिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जहाँ पे अपन ने कल बहुत सारे डिफरेंस फिगर आउट किए थे इंस्टेंस और स्टैटिक के बारे में। चलो कुछ पॉइंट और है जो अपन देखते हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट हियर, एक पॉइंट पहले अपन यहाँ पे उस पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने इवन इंस्टेंस और स्टैटिक दोनों को मिक्स करके एक दो क्वेश्चन भी देखे थे। चलो अपन आगे कैरी ऑन करते हैं। जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, ओके आप बताना मेरे को इसके रिगार्डिंग क्या कुछ आउटपुट आएगा। जस्ट ऑब्जर्व। चलो अपन वापस लिखते हैं इसको पूरा। ओके लेट्स से एक क्लास है अपने पास। लेट्स सपोज क्लास इज क्लास टेस्ट। ओके नाउ इसके अंदर मैं मान लो एक वेरिएबल बना रहा हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं अपन इंट, लेट्स सपोज इंट x, राइट। ओके और यहाँ पे लेट्स से मैं मेन मेथड लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड देन स्ट्रिंग array args। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अभी मेन मेथड क्या है, कैसे चलता है, इसके रिगार्डिंग आपको सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी अपना जो टारगेट है वो ये है। लेट्स से मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट हियर। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सपोज x। चलो मेरे को पहले तो बताओ कि इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा अगर इस प्रोग्राम को अपन चलाते। अगर इस प्रोग्राम को अपन चलाते पहले तो इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कल के सेशन में। क्या आउटपुट आने वाला इसका? ऑब्वियसली एरर आने वाली है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो x कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे? इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। और इंस्टेंस वेरिएबल कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो क्या इसमें आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है? नहीं। इसका मतलब क्या ये इंस्टेंस वेरिएबल बना है? नहीं। जब ये नहीं बना है तो क्या आप इसको एक्सेस कर सकते हो? नहीं। तो ऑब्वियसली अगर एक्सेस करने की ट्राई करोगे तो क्या आएगी? एरर, राइट। तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं अपने को, क्योंकि कल के पूरे सेशन में बहुत बार अपन ने इसको डिस्कस किया है कि अगर इसको चलाने की ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली एरर आएगी। एक बार फिर भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कैसे प्रोग्राम चल रहा है, कहाँ पे आपको चलाने की रिक्वायरमेंट है वो भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं। मैं आपको बताऊंगा क्या इंस्टॉल करना है, क्या डाउनलोड करना है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे देखिए आपको ऑब्वियसली क्या आने वाली है? एरर आने वाली है, राइट। तो जैसे सपोज क्यों एरर आ रही है? क्योंकि ये x कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको क्या चाहिए? रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल मतलब पहले आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। तो लेट्स से मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट और अब मैं यहाँ पे करने की ट्राई करता हूँ t.x, राइट। अच्छा मेरे को अब बताओ लाइन नंबर 7 पे अब आउटपुट क्या आएगा? देखो कल जो अपन ने फ्लो चेक किया था, अगर उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो यहाँ पे तो क्या होने वाला है? लेट्स से फ्लो के अकॉर्डिंग अपन चलते तो मेन से अपन चलाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मेन के अंदर आओगे लाइन नंबर 6 पे क्या है? टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ओके टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। कौन पॉइंट कर रहा है उसको? टी पॉइंट कर रहा है। टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसको टी पॉइंट कर रहा है, राइट। अंदर आओगे जैसे ही और यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा सबसे पहला काम अपने को क्या करना है? किसका ऑब्जेक्ट बना है? टेस्ट क्लास का। क्या जाके देखना है क्या टेस्ट क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? यस। कौन सा? x। तो ऑब्वियसली उसकी क्या बनाने की रिक्वायरमेंट है? कॉपी बनाने की रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है ना कि ये जो x है कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल। कॉपी तो बन गई लेकिन इसमें वैल्यू क्या आने वाली? राइट। तो एक बात ध्यान रखना, क्या वैल्यू आने वाली इसमें? अगर कभी आपने इंस्टेंस वेरिएबल को कुछ भी वैल्यू नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट जेवीएम इसको डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करवाता है, राइट। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं? डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट वैल्यू डिपेंड करेगा किस पे? डिपेंड करेगा इसकी डेटा टाइप। ये इसका डेटा टाइप कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा इसकी डिफॉल्ट वैल्यू, राइट। तो लेट्स से अपन ने भी बात की थी पहली कैटेगरी में, जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बोला था पहली कैटेगरी में कितने तरीके के वेरिएबल होते हैं? 1 सेकेंड। ओके लेट्स से जब मैंने पहली कैटेगरी बात की थी, कैटेगरी 1 में कितने तरीके के वेरिएबल होते हैं? कैटेगरी 1 में टोटल 2 तरीके के वेरिएबल अपन ने देखा था। कौन कौन सा? अपना फर्स्ट कौन सा था?
प्रिमिटिव, और नंबर सेकंड कौन सा था, रेफरेंस वेरिएबल। कैटेगरी 2 में 3, इंस्टेंस, स्टैटिक एंड लोकल। तो जब मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव, इवन अपने देखा था डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं, 3। कौन कौन सा, प्रिमिटिव, दूसरा कौन सा, डेराइव्ड, और तीसरा कौन सा, यूजर डिफाइंड, राइट। ये 3 तरीके के डेटा टाइप होता है। आपको पता क्लास किस कैटेगरी में आता है, यूजर डिफाइंड, राइट। ओके, तो मैंने आपको वहां पे एक चीज बताई थी कि जब अगर अपन प्रिमिटिव की बात करें तो जावा में कितने डेटा टाइप प्रिमिटिव कैटेगरी में आते हैं, टोटल 8 डेटा टाइप्स है, राइट। डिटेल में अपन ने एक्सप्लेन नहीं किया था, अपन बाद में एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट मैंने आपको उस दिन नाम बताया था, कौन कौन सा, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, राइट। इसके अलावा फ्लोट, देन डबल, इसके अलावा ऑब्वियसली बुलियन एंड देन केयर। ये टोटल 8 जो डेटा टाइप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको जावा में क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप या बेसिक डेटा टाइप। ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन इस एरिया से भी बन सकते हैं, अपन इनको एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अपना टॉपिक प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, अभी अपन इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि अगर आपने इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू नहीं डाली तो बाय डिफॉल्ट कौन वैल्यू डालेगा, जेवीएम। अब डिफॉल्ट वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, इसके डेटा टाइप पे। तो अगर डेटा टाइप इन चारों में से कुछ है तो ऑब्वियसली उसके डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0। अगर डेटा टाइप इन 2 में से कुछ है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0.0, राइट। अगर डेटा टाइप आपका बुलियन है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। अगर डेटा टाइप कैरेक्टर है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, स्पेस, राइट। तो ये जो भी डिफॉल्ट वैल्यू वो किस पे डिपेंड करेगा, डेटा टाइप पे डिपेंड करेगा, राइट। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, अगर ऐसा बोलोगे तो गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि इसमें क्या वैल्यू है, आउटपुट क्या आएगा, 0, जो कि एक्चुअली करेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी तो 0 आएगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ये कौन सा डेटा टाइप है, इंट, और इंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो कोई जरूरी नहीं कि 0 आए। तो अभी देखो फ्लो देखोगे तो क्या होगा, लाइन नंबर 6 पे टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, टी पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनती है, आपको देखना है कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, टेस्ट क्लास का। कंट्रोल जाएगा टेस्ट क्लास के अंदर, कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, यस एक्स, तो इसकी कॉपी बना दी अपन ने। वैल्यू क्या होगी, तो क्या यूजर ने यहाँ पे वैल्यू डाल रखी है, नहीं तो जेवीएम का डालेगा डिफॉल्ट वैल्यू। आगे डेटा टाइप कौन सा है, इंट, तो इंट की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यहाँ पे आ गया 0। अब उसके बाद जब लाइन नंबर 7 चलेगा, टी डॉट एक्स, टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, तो फिर आउटपुट कितना आने वाला है, 0, राइट। आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू नहीं दोगे तो जेवीएम क्या देगा, डिफॉल्ट वैल्यू। बट जैसे यहाँ पे आके मैंने क्या बोला कि अब मेरे को 0 नहीं चाहिए, मेरे को कितना चाहिए, सपोज करो लेट्स से 100 चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हो। ऑलरेडी कल अपन एग्जांपल देखा था, आपको पता है। तो अगर ये लाइन लिखोगे तो लाइन नंबर 8 की वजह से क्या होगा, टी डॉट एक्स, टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके एक्स की वैल्यू को कितना करना है, 100, तो अब इसके एक्स की वैल्यू 0 हट के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, राइट। उसके बाद ऑब्वियसली अगर अब आप प्रिंट करवाओगे कि टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके एक्स की वैल्यू क्या है, तो अभी ये जो लाइन है ये आपको कितना आउटपुट देने वाली है, ये आपको आउटपुट देगा 100, क्योंकि अब टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके एक्स की वैल्यू कितनी है, 100, तो यहाँ पे कितना आउटपुट आने वाला है, 100। तो इसको चलाओगे तो पहले कितना आएगा, 0, बाद में कितना आएगा, 100। ये देखो बाद वाला तो ऑलरेडी अपन कल डिस्कस कर चुके हैं। जो पॉइंट ये है कि अगर आप इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल में खुद से कुछ वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट कौन डिफॉल्ट वैल्यू देगा, जेवीएम, और डिफॉल्ट वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। एक बार चला के देखते हैं क्या यही 0 और 100 आउटपुट आता है या फिर कुछ और। तो जैसे ही आप इसको चलाओगे इस बार आप देखोगे कंपाइलेशन को कोई प्रॉब्लम है नहीं, इट इज फाइन, राइट। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो फिर रिजल्ट जो आपने फिगर आउट किया था, क्या पहले 0 आ रहा है, बाद में कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, राइट। तो किस तरीके से चल रहा है ये आपको पता है। देखो कोई सा भी वेरिएबल हो, भले ये अभी ये कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल, इवन ये स्टैटिक वेरिएबल होता तब भी स्टोरी सेम। स्टैटिक वेरिएबल में भी अब अगर आपने वैल्यू नहीं डाली है तो कौन वैल्यू देगा, जेवीएम। कौन सी वैल्यू देगा, डिफॉल्ट वैल्यू। किस पे डिपेंड करेगा, डेटा टाइप पे। तो भले स्टैटिक वेरिएबल हो या इंस्टेंस वेरिएबल हो, दोनों ही केस में अगर यूजर ने कुछ वैल्यू नहीं डाली है तो डिफॉल्ट वैल्यू कौन देगा, जेवीएम, राइट। जैसे मान लो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट हियर, चलो पहले ये यहां तक लिखो, बना कर देखते हैं। पहले एक पॉइंट लिखो, जो भी जहां पे कल लिखा था आपने इसके आगे एक पॉइंट लिखिए, एक नोट लगा के पॉइंट लिखो, क्योंकि डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम तरीके से ही चलता है। बाकी जो भी अपन ने 7-8 पॉइंट कल फिगर आउट किए थे वो सारे के सारे क्या थे, डिफरेंस थे इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के बीच में। अभी ये डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों में सेम ही चलता है। लिखिए इसके अंदर, इफ वी आर नॉट if as a programmer we are not providing any value, if as a programmer we are not providing
any value, if as a programmer we are not providing any value to instance and static variable, not providing any value to instance and a static variable, if as a programmer we are not providing any value to instance or static variable, then JVM will provide default value. Next time लिखना default value will depends on the data type. Default value will depends on the data type. तो यहाँ पे आप लिख लेना कि लेट्स से अगर डेटा टाइप बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, अभी क्या होता है बाइट, क्या होता है शॉर्ट, क्या होता है इंट, क्या होता है लॉन्ग, ये अपना डिस्कशन पॉइंट नहीं है, ये बाद में अपन डिस्कस करेंगे। अभी अगर ये है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। फ्लोट कॉमा डबल, अगर इन दोनों में से कोई आपको डेटा टाइप दिखे तो फिर इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू वो है 0.0। अगर आपको बुलियन डेटा टाइप दिखे तो फिर इसकी जो डेटा टाइप है, इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू वो क्या है, फॉल्स। और अगर आपको कैर दिखे तो फिर इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू वो क्या है, स्पेस। फाइन, ओके। चलो ये लिखने के बाद टेक डाउन दिस एग्जांपल सो दैट यू विल गेट इट। यू कैन ऐड दिस एग्जांपल। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 आ रहा है, जैसे आप चेंज करोगे तो फिर आपके चेंज वाली वैल्यू हो जाएगी। फाइन, ओके। नेक्स्ट जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट हियर कि जैसे अभी ये कौन सा डेटा टाइप था, इंट, इसीलिए इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी आई, 0। अगर ये आप इसको बुलियन कर दोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या आने वाली है, फॉल्स। तो दैट डिपेंड्स, राइट। ओके, फाइन देन चलते अपन आगे। ऑब्जेक्ट हियर नेक्स्ट क्या डिस्कस करते हैं अपन। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या फिगर आउट करना है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे सपोज करो यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूं, जैसे ये 2 लाइन तो वैसे ही मैंने लिखी है, बाकी अगर जैसे सपोज करो अभी ये अगर बुलियन होता, राइट, तो फिर अभी जो यहाँ पे आप t.x कर रहे हो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, फॉल्स, क्योंकि बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, फॉल्स। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे आप रन करोगे इसको तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू वो देखने को मिलेगी और वो क्या मिलेगी आपको, फॉल्स, राइट। तो इस बार 0 नहीं है, क्या है, फॉल्स। तो टोटली किस पे डिपेंड करता है, डेटा टाइप पे। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा स्ट्रिंग x। अब देखो
जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप की मैंने टैली की है, तो कितने हैं ये 8, लेकिन अभी इसमें कोई स्ट्रिंग तो है नहीं, तो अब स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, देखो अगर आपको इन 8 डेटा टाइप के अलावा कुछ और दिखे, इसका मतलब डेफिनेटली वो क्या होगी, क्लास होगी, क्योंकि जैसे ये अगर बात करें अपन स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग क्या है, क्लास है। तो अगर कोई क्लास टाइप का वेरिएबल हो तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा क्या होती है, नल, राइट। तो अगर आप देखोगे तो एक्स में अब जेवीएम क्या डिफॉल्ट वैल्यू डालने वाला है, नल, राइट। तो क्लास टाइप का वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो टीवी किस टाइप का वेरिएबल है, क्लास टाइप का, और क्लास टाइप का वेरिएबल मतलब कौन सा वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस बार अगर आप एक्स को प्रिंट करवाओगे ना, तो लेट्स से मैं यहाँ पे पहले एक बार कंसोल को क्लियर कर देता हूँ, सो दैट आपको दिखे अच्छे से। यहाँ पे जैसे मैं इसको कंपाइल करूंगा, देखो अगेन कंपाइलेशन को कोई प्रॉब्लम है नहीं, जैसे ही आप रन करने की ट्राई करोगे यू विल सी द इंपैक्ट। इस बार आउटपुट क्या दिख रहा है आपको, नल, राइट। तो किसी भी क्लास टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नल। आप चाहो तो मेंशन कर लो एक पॉइंट, if instance or static variable is reference variable, 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 then its default value will be, zero, sorry, its default value will be null. If instance or static variable is reference variable, then its default value will be null. Its default value will be null. Fine, okay. Next point देखते अपन यहाँ पे। नेक्स्ट एक चीज कंसिडर करना, देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूँ और फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, आप मेरे को बताना कि क्या आंसर है। जस्ट ऑब्जर्व हियर, लेट्स से एक बार के लिए मैं ये मेन हटा देता हूँ, मैं खाली जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ। अभी के लिए मान लो मैंने लिखा इंट एक्स, मान लो मैंने लिखा स्टैटिक इंट वाई, मान लो मैंने लिखा स्ट्रिंग एक्स, और मैंने लिखा स्टैटिक स्ट्रिंग, लेट्स से स्ट्रिंग एस कर लो, स्टैटिक स्ट्रिंग s1। तो आराम से देखना, अगर मैं आपको बोलूं लेट्स से, या फिर इसको टेस्ट कर दो, अगर आपको स्ट्रिंग नहीं तो टेस्ट कर दो इसको, टेस्ट एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेस्ट। देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल मैंने बनाए, 4 वेरिएबल, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि पहला वेरिएबल किस टाइप का है, आप क्या बोलोगे। देखो आपको अगर बोलना है ना आज के बाद कि पहला वेरिएबल किस टाइप का है, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, अपन ने 2 कैटेगरी डिस्कस की थी, राइट। आपको पता है जावा में वेरिएबल 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक बार मैं वापस लिख लेता हूँ यहाँ पे, अगर आप कैटेगरी 1 की बात करोगे तो कितने तरीके के वेरिएबल होते हैं, 2। कौन कौन सा, एक तो होता प्रिमिटिव और एक होता कौन सा, रेफरेंस वेरिएबल, ओके। अगर आप कैटेगरी 2 की बात करोगे, अगर मैं कैटेगरी 2 की बात करूं तो वहां पे ऑब्वियसली अपन डिस्कस कर चुके हैं कि 3 तरीके के वेरिएबल होते हैं। कौन कौन सा, एक होता आपका इंस्टेंस वेरिएबल, एक होता आपका स्टैटिक वेरिएबल, और एक होता आपका लोकल वेरिएबल, ओके। नाउ ऑब्जर्व हियर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कोई भी वेरिएबल जो जावा में होगा वो दोनों कैटेगरी से बिलोंग करेगा। वो पहली कैटेगरी से भी बिलोंग करेगा, वो दूसरी कैटेगरी से भी बिलोंग करेगा, मतलब डेफिनेटली वो वेरिएबल पहली कैटेगरी में कुछ ना कुछ होगा, सेकंड कैटेगरी में भी कुछ ना कुछ होगा। तो अगर आपको पूरा प्रॉपर, अगर एक्सपर्ट लेवल पे आपको ये बताना है कि ये जो वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल है, तो आप दोनों कैटेगरी को इंक्लूड करोगे, राइट। तो जैसे पहली कैटेगरी की बात करें, अगर पहली कैटेगरी में किस पे बिलोंग करता है, ऑब्वियसली 8 तरीके के डेटा टाइप अगर आपको दिख जाए तो वो कौन सी कैटेगरी है, प्रिमिटिव। तो ये पहली कैटेगरी तो कौन सी हुई इसकी, प्रिमिटिव। दूसरे में कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये आगे स्टैटिक नहीं है, क्लास में लिख रखा डायरेक्ट, मतलब कौन सा हो गया, इंस्टेंस। तो फिर इसको क्या बोलोगे, एक्स इज प्रिमिटिव इंस्टेंस वेरिएबल, या फिर ऐसा बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स इज इंस्टेंस प्रिमिटिव वेरिएबल। किसी को पहले बोलो किसी को बाद में बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कैटेगरी अपने को मेंशन करने के रिक्वायरमेंट है, राइट। ओके, लेट्स सी y की बात करते हैं। अगर अपन y की बात करें, पहली कैटेगरी में y किससे बिलोंग करता है, अगेन इंट मतलब कौन सी कैटेगरी, प्रिमिटिव। तो पहली कैटेगरी तो हो गई प्रिमिटिव। दूसरी कैटेगरी में क्या, यहाँ पे स्टैटिक, तो दूसरी कैटेगरी में है स्टैटिक। तो अगेन अपन ऐसा बोलेंगे y इज
प्रिमिटिव स्टैटिक वेरिएबल, राइट। नाउ नेक्स्ट टी कौन सा वेरिएबल है, आगे क्लास है, क्लास होते ही कौन सा वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल। तो पहली कैटेगरी में अगर हम बात करें तो जो ये है वो किससे बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली वो बिलोंग करेगा किससे, रेफरेंस वेरिएबल से। दूसरी कैटेगरी में आगे कुछ नहीं लग रहा, मतलब कौन सा है, इंस्टेंस वेरिएबल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये इंस्टेंस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो फिर ये हो गया इंस्टेंस रेफरेंस वेरिएबल या रेफरेंस इंस्टेंस वेरिएबल, आप कैसे भी बोल सकते हो। नाउ T1 की अगर हम बात करें तो T1 अगर हम पहली कैटेगरी से देखें, लेट्स सी, ओके, T1 को अगर अपन देखें तो पहली कैटेगरी में अगेन आगे क्लास है मतलब क्या, रेफरेंस। तो पहली कैटेगरी में तो आ गया ये रेफरेंस पे, और दूसरी कैटेगरी में आगे क्या लग रहा है, स्टैटिक, मतलब कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, स्टैटिक। ऑब्वियसली मैंने अभी लोकल का एग्जांपल आपको दिया नहीं है क्योंकि लोकल अपन ने पढ़ा नहीं है, राइट। तो अभी अगर बात करें तो इस तरीके से आप बोलोगे इन सारे वेरिएबल को, मतलब जावा का हर एक वेरिएबल पहली कैटेगरी से भी बिलोंग करेगा और दूसरी कैटेगरी से भी बिलोंग करेगा। तो आपको जब भी उसका बोलना है कि किस तरीके का वेरिएबल है, आप दोनों कैटेगरी को इंक्लूड करिए ताकि सामने वाले के पास फुल प्रूफ इंफॉर्मेशन होगी कि इस वेरिएबल का बिहेवियर पूरी तरीके से कैसा होने वाला है, राइट। तो जस्ट राइट इट डाउन, एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक पॉइंट मेंशन करिए, every variable of Java every variable of Java every variable of Java every variable of Java will compulsory belong every variable of Java will compulsory belong to both category. Every variable of Java will compulsory belong to both category. Every variable of Java will compulsory belong to both category. Will compulsory belong to both category, right? और यहाँ पे ये एग्जाम्पल आप मेंशन कर लो so that you'll get idea कि क्या कुछ हो रहा है। ओके फाइन देन, चलते अपन आगे। ओके नेक्स्ट अपन क्या डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे ये पॉइंट से इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के रिगार्डिंग एक और पॉइंट है जो हाईली एक्सपर्टीज लेवल का पॉइंट, अगर अपन इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के रिगार्डिंग बात करें, एक मेजर डिफरेंस है। एक्चुअली अगर आपको पूछा जाए इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है तो आपको उसी पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो अलग एक इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है, मुझे तब पूरा इंटरव्यू का सिनेरियो आपका चेंज हो जाएगा। और जैसा मैंने बोला है कि डेफिनेटली हो सकता है कि ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए इंस्टेंस और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन बने इंटरव्यू का, उसके बाद सामने वाले को जज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि किस लेवल पे आप स्टैंड करते हो। सो एक पॉइंट और अपने को मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके लिए पहले अपने को कुछ और चीज देखनी पड़ेगी जिससे उस पॉइंट को आप अच्छे से समझ सकते हो, राइट। तो पहले अपन उस चीज के पास चलते हैं, उसके बाद वापस अपन इस पे आएंगे, उस पॉइंट को डिड्यूस करेंगे, राइट। तो पहले अपन क्या बात करते हैं, एक्चुअली बात करते हैं अपन, जब अपन ने क्लास की बात की थी
तो अपन ने बोला था कि क्लास के अंदर क्या क्या होता है जनरली क्लास के अंदर दो चीजें होती है, तो क्या होता है वेरिएबल होता है और एक क्या होता है मेथड होती है, राइट। तो क्लास की बात करते हैं तो वेरिएबल होता है और मेथड होती है। वेरिएबल के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके, अपन दोनों कैटेगरी देख चुके। दूसरी कैटेगरी में एक लोकल बच रहा है और एक पॉइंट बच रहा है इंस्टेंस और स्टैटिक के रिगार्डिंग, जिस पे अपन वापस आएंगे। लेकिन पहले उसके लिए अपने को क्या डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मेथड, क्योंकि जो पॉइंट्स अपन डिस्कस करना चाहते हैं उसमें डिपेंडेंसी है इसकी मेथड की। तो पहले चलते मेथड क्या होता है उसको थोड़ा जानने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन हमेशा कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। अगर ये नहीं जानता मैं कि मेथड कैसे लिखते हैं या मेथड कैसे चलती है तो उससे क्या लॉस है, और अगर मैं ये जानता हूं कि मेथड कैसे चलती है या मेथड कैसे लिखते हैं तो उससे मैं इंडस्ट्री लेवल पे क्या अचीव कर सकता हूँ, या फिर किस तरीके के प्रोजेक्ट में मेरे को मेथड लिखने की रिक्वायरमेंट है। तो चलो पहले रिक्वायरमेंट समझने की ट्राई करते हैं। मैं आपको क्या बोलता हूँ, जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उस एग्जाम्पल को ध्यान रखिए। ऑटोमेटिक आप डेफिनेशन बता सकते हो कि मेथड क्या होगा, आप मेथड की वजह से कितने एडवांटेज आपको मिलने वाले वो आप बता सकते हो। आपको एक सिंगल लाइन भी याद नहीं रखनी पड़ेगी। तो फिर अपन देखते हैं एक्चुअली मेथड क्या होता है। ऑब्जेक्ट जैसे मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, राइट। सपोज एक प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, राइट। बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आप बहुत इजीली समझ सकते हो। मान लो एक प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है और क्या कर रहे हो आप, कोड लिख रहे हो, मान लो यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आप कोड लिख रहे हो। सपोज आपने कुछ लाइन का कोड लिखा, फिर एक रिक्वायरमेंट आई। सपोज रिक्वायरमेंट क्या है, लेट्स से कि रिक्वायरमेंट आई कि आपको एक्सेल फाइल जो है वो डाउनलोड करनी है, राइट। अब सपोज आराम से देखना, लेट्स से एक्सेल फाइल आपको डाउनलोड करनी है और एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के लिए कितनी लाइन का कोड आपको लिखना पड़ रहा है। लेट्स सपोज 200 लाइन का आपको कोड लिखना, राइट। एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के लिए कितनी लाइन का कोड होता है, 200 लाइन का। तो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ी एक्सेल फाइल डाउनलोड करने की, तो आपने क्या किया, वो 200 लाइन का कोड लिखा, जिसकी वजह से आपके इस पॉइंट पे क्या डाउनलोड हो जाएगी, एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी, राइट। सपोज थोड़ा आपने और काम किया, मान लो वापस से एक रिक्वायरमेंट आई कि आपको क्या लिखने की रिक्वायरमेंट है, आपको क्या डाउनलोड करना है, एक्सेल। तो वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, वो 200 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप 200 लाइन का कोड लिखते हो, इस पॉइंट पे भी आपकी एक्सेल क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। सपोज आगे चले आप, थोड़ी लाइन आपने और लिखी कोड की, वापस से रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या डाउनलोड करना है, एक्सेल। अगेन आप कितनी लाइन का कोड लिखोगे, 200 लाइन का, फाइन। सपोज ऐसे ऐसे करके ये पूरा जब आपने प्रोजेक्ट खत्म किया, टोटल लेट्स से सपोज 20 टाइम्स आपको, या फिर टोटल लेट्स से 50 टाइम्स आपको एक्सेल डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट है। टोटल 50 टाइम्स आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर आपको क्या डाउनलोड करना है, एक्सेल फाइल, राइट। और ये पूरा जो प्रोग्राम का कोड है, ये पूरा प्रोजेक्ट का जो कोड है ना, लेट्स सपोज कि पूरे प्रोजेक्ट का कोड आपके कितनी लाइन का है, सपोज पूरे प्रोजेक्ट का कोड आपके 15,000 लाइन का, राइट। आपने 15,000 लाइन में ये पूरा प्रोजेक्ट का कोड लिख लिया सपोज, राइट। 15,000 लाइन का कोड है आपका। अब एक बार मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं, इस 15,000 लाइन के कोड में कितनी लाइन की वजह से, मतलब एक्सेल डाउनलोड करने के लिए आपने कितनी लाइन का कोड लिखा है। देखो टोटल कितनी जगह जरूरत पड़ रही है आपको एक्सेल डाउनलोड करने की, 50 जगह। जहां भी जरूरत पड़ रही है हर जगह आपने कितनी लाइन का कोड लिखा है, 200 लाइन का, राइट। तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो 50 इंटू 200, राइट, ये कितना हो गया आपका 10,000। तो आराम से देखना टोटल कोड आपका कितनी लाइन का है, 15,000 लाइन का, जिसमें से 10,000 लाइन आपने किसके लिए कंज्यूम किया है, एक्सेल डाउनलोड करने के लिए आपने कंज्यूम किया। टोटल आपने ये प्रोजेक्ट बना लिया, बिल्कुल सही तरीके से जैसा चलना चाहिए वैसे आपका प्रोजेक्ट चल रहा, कोई डाउट नहीं, राइट। बिल्कुल सही फंक्शनलिटी आपका प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहा है। चलो ठीक है, ऑब्जर्व करना, ये पहला तरीका मेरे कोड करने का। अब ऑब्जर्व करना, मैं दूसरे तरीके से कोड करता हूं। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका ये है कि मैं एक्चुअली इस तरीके से कोड करना पसंद नहीं करूंगा अगर मेरे को थोड़ा भी एक्सपीरियंस है, पता है। क्योंकि अगर मैं देखूंगा ये 200 लाइन का सेम कोड मैंने कितनी बार लिखा है, 50 बार। इसके बजाय मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि पता मैं क्या कर सकता हूं, ये 200 लाइन का कोड एक्चुअली बार बार अपने काम में आ रहा है, राइट। मैंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, राइट। इस बॉक्स के अंदर इस 200 लाइन के कोड को डाल दिया, और ये 200 लाइन का कोड किसके लिए है, एक्सेल डाउनलोड करने के लिए, राइट। तो ऑब्वियसली मैं चाहूं तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये एक्सेल डाउनलोड करने का कोड है 200 लाइन का, जिसको मैंने एक बॉक्स में डाल दिया, राइट। अब आराम से देखना, मान लो मैं सेम कोड लिख रहा हूं, मैं सेम कोड सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। इस बार मेरे काम करने का तरीका क्या है, फिर आप मेरे को बताना दोनों में से कौन सा तरीका बेटर है। नॉट ओके, ऑब्जर्व हियर। देखो यहाँ पे इस बार मेरे काम करने का तरीका क्या है, जैसे ही मैंने ये कुछ लाइन लिखी और रिक्वायरमेंट पड़ी किसकी, एक्सेल डाउनलोड करने की, एक्सेल डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ी। मेरे को पता है एक्सेल डाउनलोड करने का कोड मैंने किस में लिख रखा है, एक बॉक्स में।
जैसे ही मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं इस बॉक्स को क्या करने वाला हूं, कॉल करने वाला है। और बॉक्स को कॉल करने के लिए कितनी लाइन का कोड लगता है, एक लाइन का। तो यहां पे मैंने किया बॉक्स को कॉल और ये कितनी लाइन का कोड है, एक लाइन का। फाइन। सेम थोड़ा मैं आगे चला, वापस से मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ी किसकी, एक्सेल डाउनलोड करने की। मुझे पता है मेरे पास एक बॉक्स है जो क्या काम कर रहा है, एक्सेल डाउनलोड करने का। जैसी जरूरत पड़ी अगेन मैंने बॉक्स को क्या किया, कॉल किया। और बॉक्स को कॉल करने के लिए कितनी लाइन का कोड लगता है, एक लाइन का। देखो टोटल अगर ओवरऑल आप देखोगे इस वाले पूरे कोड की लाइन कितनी है, इस वाले पूरे कोड की लाइन कितनी, देखो एक्सेल डाउनलोड के अलावा कोड की लाइन कितनी थी, टोटल 15,000 था, जिसमें से 10,000 लाइन तो ऑलरेडी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, एक्सेल डाउनलोड करने के लिए। तो एक्स्ट्रा लाइन कितनी थी, 5,000। तो वो 5,000 तो यहां पर भी होगी सही, प्लस यहां पे एक्सेल डाउनलोड करने के लिए आपने कितनी लाइन का कोड लिखा, 10,000। यहां पे आपने कितनी लाइन का कोड लिखा, देखो 50 टाइम्स आपको एक्सेल डाउनलोड की रिक्वायरमेंट है। तो हर एक बार आप क्या करोगे, बॉक्स को कॉल करोगे। हर एक बार बॉक्स को कॉल करने के लिए कितनी लाइन का कोड लग रहा है, एक लाइन का। तो 50 बार अगर आप बॉक्स कॉल करोगे कितनी लाइन का कोड लगेगा, 50 लाइन का, राइट। तो 50 लाइन तो ये हो गई। और एक बार आपने उस बॉक्स का कोड लिखा है कितनी लाइन का, 200 लाइन का। तो 200 लाइन ये हो गई। ओवरऑल अगर आप देखोगे ये पूरा प्रोजेक्ट कितनी लाइन में खत्म हो गया, 5,250। देखो काम दूसरे वाला अप्रोच भी वही कर रहा है जो आपका पहले वाला अप्रोच कर रहा था। पहले वाला अप्रोच क्या कर रहा है, जो काम कर रहा है दूसरे वाला भी सेम ही काम कर रहा है। पहले वाले अप्रोच में काम करने के लिए आपने कितनी लाइन का कोड लिखा, 15,000। दूसरे वाले अप्रोच में काम करने के लिए आपने कितनी लाइन का कोड लिखा, 5,250, राइट। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब दोनों सेम काम कर रहे हैं तो दोनों में से कौन सी अप्रोच बेटर है, फर्स्ट वन और सेकंड वन? ऑब्वियसली सेकंड वन, क्योंकि सिंपल आपको पता है इंडस्ट्री में रीडेबिलिटी कितना मैटर करती है, मेरे को बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं। और आपको पता है लाइन ऑफ कोड जैसे ही कम होगा क्या बढ़ने वाली है, रीडेबिलिटी बढ़ने वाली है, राइट। जैसे एक अगर आपको समझना हो कितने लाइन का कोड, 15,000 लाइन का कोड, और एक आपको अगर समझना हो 5,000 लाइन का कोड, कौन सा कोड समझने में कम टाइम लगेगा आपको, 5,000 का। तो इसका मतलब 5,000 वाले कोड की रीडेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। कोई भी इसको बहुत इजीली समझ सकता है। तो ऑब्वियसली किस अप्रोच के साथ जाना पसंद करूंगा मैं, सेकंड अप्रोच के साथ, राइट। तो बात ये है कि डिस्कशन तो अपन किस पे कर रहे थे, मेथड पे। फाइन। तो यहां से मेथड कैसे मिला, देखो ऑब्जर्व करना, यहां से मेथड कैसे मिला। मैं पता आपको क्या बोलूंगा, ये जिस बॉक्स की बात अपन कर रहे हैं ना, वो बॉक्स क्या है, मेथड, राइट। तो अगर मैं आपको ये बोलूं इस पूरी स्टोरी में मैंने जो ये बॉक्स मेंशन किया ना, ये बॉक्स मेथड है। और अगर मैं आपको डेफिनेशन बनाने का बोलूं, आप कैसे डेफिनेशन बनाओगे, जस्ट मिनट। आई थिंक गाइस जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं नीड टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स। आई थिंक ऑफलाइन में इलेक्ट्रिसिटी इशू है, तो अपन कंटिन्यू करते हैं। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट, या 5 to 10 मिनट, जब तक इलेक्ट्रिसिटी रिज्यूम होती है आप वेट करिए। जो ऑनलाइन सीनियर्स गाइस की अभी आई थिंक ऑफलाइन में आज इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो इसलिए ये सेशन कंडक्ट नहीं हो पाया है। तो अभी इस सेशन को अपन क्लोज करते हैं। कल से सेशन कंटिन्यू होगा सेम टाइम पे। और डोंट वरी, कंपनसेटरी सेशन जो है वो अरेंज होने वाला आपका, राइट। इसके रिगार्डिंग मे बी सैटरडे को एक्स्ट्रा अपन सेशन लेंगे या संडे को। और जो भी सिलेबस है वो ऑन टाइम ही कंप्लीट होने वाला। उसके रिगार्डिंग जितने भी सेशन का लॉस हुआ इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण या फिर अभी इलेक्ट्रिसिटी के कारण, सबके कंपनसेटरी सेशन अरेंज होने वाले, राइट। सो या कल कंटिन्यू करते हैं अपन। मीनवाइल पाइथन का सेशन होगा, पूरा ऑनलाइन मोड में ही होगा। तो फिर पाइथन आप 11:30 पे कनेक्ट कर सकते हो, राइट। और कुछ भी इशू होता है आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो अगर कुछ भी डाउट आता है या किसी भी रिगार्डिंग, राइट। सो ओके गाइस, कल कंटिन्यू करते हैं अपन जावा 9:30 पे। ओके, थैंक यू।